everyone, welcome to our new session of KCC tutorials. स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10वीं कक्षा का हिंदी लोक भारती का ये थर्ड लेसन वारे हमदर्द पढ़ने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो, इसका फ़ायदा होता हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये लेसन, हमारा पाठ आज का, जिसका नाम है वारे हमदर्द, जो लिखा है घनश्याम अग्रवाल इनके द्वारा। बहुत ही हास्यमय तरीके से अपने दर्द को ये कैसे सहते हैं देखिए, और इसका रूपांतर कैसे हंसाया जाता है ये उन्होंने इसमें बताया। देखिए, इनके बारे में कुछ जानते हैं परिचय। इनका जन्म 1942 में अकोला महाराष्ट्र में हुआ था, घनश्याम अग्रवाल जी का। और इनका परिचय देखिए, घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। ये पहले से ही लेखक बनना चाहते थे, लेखन इनकी विशेषता थी। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। इनके लेखन की यही विशेषता है कि आसपास की जो भी परिस्थिति है, मतलब जो भी सिचुएशन आजू बाजू हमें दिखती है, आसपास दिखती है, इससे कैसे हास्य निर्माण किया जा सकता है, मतलब इससे टेंशन ना लेते हुए कैसे इससे हंसा जा सकता है, उसे उसमें हास्य कैसे ढूंढा जाता है, ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में डालना, ये इनकी लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के रूप में लोकप्रिय है। ये हास्य व्यंग कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखिए क्या क्या है। हंसी घर के आईने, ये हास्य व्यंग है, मतलब हंसी पर पुस्तक है, कॉमेडी बुक है, कॉमेडी नॉवल। आज़ादी की दुम, आई एम सॉरी, हास्य कविता संग्रह है। अपने अपने सपने, लघु कथा संग्रह आदि इनके पुस्तक प्रकाशित है, बहुत प्रसिद्ध भी है। अकोला महाराष्ट्र के ये घनश्याम अग्रवाल जी, इनका लेसन आज हम पढ़ने वाले हैं। ये जो पाठ हम अभी पढ़ने वाले हैं, ये इनकी किताब हंसी घर के आईने, इस किताब से लिया गया है। वारे हमदर्द, देखिए हमदर्द जताने वाले लोग जब भी आते हैं हमसे मिलने, तो ये हमदर्दी इतनी ज़्यादा कभी कभी परेशानी कर देती है कि जिससे ये मिलने को आने वाले हैं, मिल रहे हैं, जिसे हमदर्दी जता रहे हैं, उसे कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जिससे बहुत पीड़ा उत्पन्न होती है। तो इसी बात पर हास्यमय रूप से इन्होंने कैसे बताया, देखिए। जो लोग इनको मिलने आते हैं, उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था, तो सामने से एक कार आ रही थी। लेखक कहीं से तो आ रहे हैं, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर ये कहीं से तो आ रहे हैं, तो इनके सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया था। मतलब ये भाषण था ही ऐसा, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था, मतलब इस पर जो भाषण हुआ था, ये भाषण सुनकर इनके साइकिल को जोश आया था, मतलब ये जोश में साइकिल चला रहे थे। या कार को गुस्सा अधिक आया, ये मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। कार भी उतनी ज़्यादा तेज़ थी जितनी की साइकिल, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए मतलब नज़दीक आए, करीब मतलब नज़दीक, जब ये दोनों करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। तो क्या होता है, इनकी साइकिल और उस कार की टक्कर हो जाती है। जब साइकिल और ये कार करीब आते हैं, नज़दीक आते हैं, तो विरोधी जैसे एक दूसरे की घृणा की नज़रों से देखते हैं, मतलब घृणा की नज़रों से मतलब ऐसे दुष्ट नज़रों से जैसे देखते हैं, तो इसी तरह क्या होता है, इनकी साइकिल और कार आपस में भिड़ जाती है, मतलब इनकी टक्कर हो जाती है। नफ़रत से ये देखती है, जैसे देखते हैं विरोधी नफ़रत से कैसे देखते हैं, घृणा से देखना मतलब नफ़रत से देखना, घृणा की नज़रों से देखना मतलब नफ़रत से देखना, ये जैसे देखते हैं, तो ऐसे ये कार और बाइसिकल मानो एक दूसरे के विरोधी हो, ऐसे ये आपस में भिड़ जाती है, इनकी टक्कर हो जाती है। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। टांग अड़ाना मतलब बाधा डालना, बाधा उत्पन्न करना। खामखा बेवजह मैंने खामखा ही पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। ये भाषण जो सुनकर आ रहे थे, इस भाषण का इन पर इतना प्रभाव था कि जोश में साइकिल चला रहे थे, और इसी की वजह से इनका एक्सीडेंट होता है। और एक्सीडेंट होने के बाद कार को साइकिल धड़कने के बाद क्या होता है, इनकी टांगें
टूट जाती है। तो ये कहते हैं कि खामखा मैंने पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई, फलस्वरूप मेरी टांग जो टूट गई। फलस्वरूप मतलब इसका परिणाम ये हुआ कि मेरी टांगें टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। तो क्या होता है, जब दुर्घटना होती है, रोड रोड पर एक्सीडेंट होता है कोई, तो जल्दी से आजू बाजू के जो लोग होते हैं वो बचाने के लिए तो जाते ही हैं। तो जैसे इनकी दुर्घटना वहाँ पर होती है, रोड एक्सीडेंट वहाँ पर होता है, तो आसपास में जो लोग हैं उनको बचाने के लिए जाते हैं। तो इस पर देखिए ये क्या कह रहे हैं, लेखक क्या कह रहे हैं कि आज भी इंसानियत कायम है, ये दिखाने के लिए, ये सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। इनकी तरफ दौड़कर लोग आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या होता है। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। बिस्तर मतलब खटिया, जो बिस्तर जहाँ जिसमें सोया जाता है, इस बिस्तर पर मैंने खुद को पाया, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ था तब तो मैं बेहोश हो गया था। लेखक कह रहे कि मैं तो एक्सीडेंट के बाद मैंने अपने आप को आंखें खुली तो कहाँ पाया, बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ अपरिचित चेहरे खड़े थे, बहुत सारे लोग वहाँ पर थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मतलब उनको बहुत अच्छा लगा कि जब मेरी आंखें खुली, मतलब ये होश में आ गया, ये देखकर उनको बहुत अच्छा लगा। मतलब उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। लहर दौड़ गई मतलब उनको आनंद हुआ, मन में खुशी हुई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? कराहते हुए मतलब ऐसे आवाज़ काँपना। ये पूछते हैं कि मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेज़ी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका रहा। तो आजू बाजू जो लोग ठहरे हुए थे उसमें से एक ने जवाब दिया कि आप प्राइवेट अस्पताल में हैं, सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, और आपका एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए आपको यहाँ पर लाया गया है, और आपका पैर फ्रैक्चर हो गया है, आपके पैर को चोट आई है, मोच आई है, और ये फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने इलाज कर दिया है। और ये सारी बातें ये आजू बाजू वाला जो कोई एक इंसान होता है वो बता देता है कि आप घबराने की कोई बात नहीं है। तो देखिए लेखक अभी क्या कह रहे हैं, ये चेहरा इतनी तेज़ी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक ये इसीलिए रुका था, ताकि ये सब बताना है। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी, मतलब अच्छी थी, एक टांग अच्छी थी, अपनी जगह पर थी, और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मतलब इसी टांग को फ्रैक्चर हुआ था, जो थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। दूसरी जो टांग है वो रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटकी रही थी, जिस पर फ्रैक्चर हुआ था। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। इस नए मुहावरे का जन्म क्यों हुआ, ये कहते हैं क्योंकि सार्वजनिक अस्पताल में ये भर्ती हो गए, इनके पैर जो टूट गए, फ्रैक्चर हो गया, तो ये कहाँ पर भर्ती हो गए, सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती हो गए, जहाँ पर बहुत ही, अभी देखिए आगे बताया जाता है। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा। इनको सार्वजनिक अस्पताल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पसंद नहीं आता। वहाँ पर बहुत सारे अजीबोगरीब प्रकार जो होते रहते हैं। अस्पताल वैसे ही खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा का मिलन होने का समय आ गया। मतलब सार्वजनिक अस्पताल उतने अच्छे नहीं होते, उतनी अच्छी ट्रीटमेंट या फिर केयर उतनी ज़्यादा सार्वजनिक अस्पतालों में नहीं की जाती जितनी प्राइवेट में की जाती है। तो इसके लिए ये क्या कह रहे हैं कि सार्वजनिक शब्द जब ये अस्पताल को चिपकता है तो समझो आत्मा से परमात्मा का मिलन हो गया, मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। इनको बहुत बुरा लगता है कि ये सार्वजनिक अस्पताल में है, क्योंकि सार्वजनिक अस्पताल उतना अच्छा नहीं होता, उतनी अच्छी सर्विसेज वहाँ पर प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो ये कहते हैं कि सार्वजनिक अस्पताल में नहीं लाना था, लेकिन अभी टांग टूट गई है, ये खुद चलकर तो नहीं जा सकते थे, ये तो लोगों ने उन्हें उठाकर सार्वजनिक अस्पताल में तो लाया, ताकि डॉक्टर ने इनको फ्रैक्चर किया, जो भी ट्रीटमेंट है वो चालू तो की। तो ये क्या कह रहे हैं देखिए, ये तो मुझे तो यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है, ये तो मैं घटना मानता हूँ। दुर्घटना तो ये है कि मैं सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती हो गया, ये इसको दुर्घटना मानते। देखिए कितने अजीब सेंटेंसेस से इन्होंने हास्य का वर्णन किया है। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। अभी ये
टांग टूटी है, फ्रैक्चर हुआ है, तो अभी अस्पताल में तो रहेंगे एक 5-6 दिन। तो बहुत सारे रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग, हमें जो पहचानते हैं, ये लोग हमें देखने के लिए अस्पताल में आते हैं हमदर्दी जताने के लिए। तो ये हमदर्दी जताने वाले लोग आते हैं, अच्छी बात है, हमदर्दी जताते हैं, अच्छी बात है। उनके दिल में हमारे लिए भावनाएं होती है, प्रेम होता है, इसके लिए वो हमसे मिलने आते हैं। लेकिन ये हमदर्दी भी कभी कभी कितना परेशान करती है किसी इंसान को, ये अभी आगे देखिए बताया लेखक ने कितनी अच्छे तरीके से। हमदर्दी जताना ठीक बात है, लेकिन इतनी भी नहीं कि आगे के सामने वाले इंसान को उसकी परेशानी हो, उसकी पीड़ा उत्पन्न हो, ऐसी हमदर्दी नहीं जतानी चाहिए। तो देखिए अभी आगे ये क्या कह रहे हैं, टांग से ज़्यादा तो मुझे फ़िक्र उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज़ का आराम हराम हो जाता है। सच में आराम हराम होना मतलब क्या, आराम ही नहीं कर पाते हैं मरीज़। इनको एक तो शांति की ज़रूरत होती है, आराम करना होता है, लेकिन जो ये लोग हमदर्दी जताने वाले या फिर कोई भी मिलने जो आते हैं, रिश्तेदार हो, चाहे आस पड़ोस के लोग हो, पहचान के लोग हो, जो दुर्घटना के समय जिन्होंने उन्हें अस्पताल में लाया है, हॉस्पिटल में लाया है, वो लोग भी कभी कभी आते हैं। तो ये आना ठीक बात है, लेकिन हमेशा बार बार आते हुए परेशान करना ये तो गलत बात है। मरीज़ को आराम की ज़रूरत होती है, और ये ऐसे बार बार आने से मरीज़ का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज़ को ख़ास ज़रूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज़ को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ़ दे सकते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, मरीज़ को मिलना मतलब क्या कह रहे हैं, ये तकलीफ़ देना, क्योंकि मरीज़ को आराम की ज़रूरत होती है। उनसे उन्हें कोई अपेक्षा नहीं होती कि हमेशा लोग हमसे मिलते आए, उन्हें आराम की ज़रूरत होती है। तो ये कह रहे हैं कि सार्वजनिक जनरल वार्ड का जो नियम होता है कि आप मरीज़ को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ़ दे सकते हैं, आकर मिलने को ये क्या कह रहे हैं, तकलीफ़ देना। किंतु प्राइवेट वार्ड में तो ऐसा नहीं होता। यह तो एक खुला निमंत्रण है, ये तो एक खुला निमंत्रण है कि मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। प्राइवेट वार्ड में ऐसा ही होता है, मतलब रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग, जान पहचान वाले लोग सभी आते रहते, मित्र आते रहते। तो प्राइवेट वार्ड में कोई समय का बंधन नहीं होता, क्योंकि वो तो रूम अकेले सेपरेट दिया जाता है ना, तो इसके लिए वहाँ पर कोई बंधन नहीं होता, कहीं भी किसी भी वक्त आया जा सकता है और कभी भी जा सकते हैं। तो ये कह रहे कि प्राइवेट वार्ड में अच्छा नहीं होता मरीज़ के लिए। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। सारे बदले लेने का मतलब ये किन से कह रहे हैं, जो मिलने को आने वाले हैं उनको, उनसे कह रहे हैं। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। इनको बहुत परेशानी होती है कि अभी बहुत सारे लोग मुझे मिलने आएंगे, लेकिन ये लगता है उनको कि अभी इतने लोग आने वाले, ये ख्याल मन में आते ही, ख्याल मतलब विचार मन में आते ही इनको ऐसा लगता है कि मानो इनकी दूसरी टांग भी टूट गई हो। इतनी ज़्यादा तकलीफ़, उनको परेशानी होती है इस बात की। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। देखिए अब ये कौन कौन मिलने का होता है, ये बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने बताया है इस लेसन में। जब पहले ये क्या कह रहे हैं कि मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या फिर कुछ टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था, मैं कभी हमदर्दी जताने गया था, वे लोग सबसे पहले मुझे मिलने आए। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांगें टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। एहसान चुकाना मतलब क्या, कि एहसान चुकाना मतलब जो हमने दूसरों के लिए किया है वही हम उनके लिए करना है, एहसान चुकाना उसको कहते हैं। तो ये इसी दिन के इंतज़ार में थे शायद कि कब इनकी टांग टूटे और कब हम इनके एहसानों का एहसान को चुका दें। ऐसा इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। ये तो इतने ऐसे मिलने को आते हैं जैसे कह रहे हो कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। ऐसा भी समय था जब मेरी टांगें टूटी थी और तू मुझे मिलने आया था। अब देख तेरी टांगें टूटी है, मैं तुझे मिलने आया हूँ। ऐसा इनको मतलब ऐसी फीलिंग्स, ऐसी भावना उनको ऐसे लगती है। लेकिन ये हमदर्दी जताने वाले लोग जो आते हैं वो कई बार ज़्यादा परेशानी देकर जाते हैं। ऐसा इनको यहाँ पर कहना है कि ये राह ही देखते रहते हैं, इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाएं।
देखिए अभी नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट कौन आता है इनसे मिलने के लिए। दर्द के मारे तो एक मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। मरीज को हमेशा आराम की ज़रूरत होती है, उन्हें कोई अपेक्षा नहीं होती कि रिश्तेदार, मित्र या फिर जान पहचान के लोग हमेशा उनके इर्द गिर्द हो, हमेशा मिलने आए, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं होती। उन्हें सिर्फ आराम की ज़रूरत होती है। एक तो उनको वैसे ही नींद नहीं आती रहती है, क्योंकि दुख रहा होता है कुछ ना कुछ, तो दर्द कर रहा होता है। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, ये अगर मिलने वाले आते हैं तो थोड़ी बहुत जो नींद आने वाली होती है वो भी चली जाती है। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती। कौन से लोग? जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। औपचारिकता मतलब क्या? दिखाओपन, फॉर्मेलिटीज़, जो सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए आते हो कि हाँ बाबा चलो इनको मिल के आए हम, यही बस फॉर्मेलिटी करने के लिए जो लोग आते हैं, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। तो अभी देखिए इनका एक एग्जाम्पल आगे दिया है इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख ही नहीं खोलूँगा। इन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि आज कोई भी मिलने को आने दो, मैं अपनी आँखें नहीं खोलूँगा, मैं आराम से सो जाऊँगा। ऐसा ये इन्होंने निश्चित किया। देखिए, लेकिन देखिए अभी आगे क्या होता है। बहुत अच्छी तरीके से, हास्यमय तरीके से इन्होंने वर्णन किया है। चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। इनके ऑफिस के बड़े बाबू मतलब इनके सीनियर आते हैं मिलने के लिए, लेकिन जब ये मिलने के लिए आते हैं तो लेखक तो अभी आंखें बंद करके सो रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि आंखें बंद करके ये सो रहे हैं। लेकिन तो इनको जाना चाहिए, वापस जाना चाहिए। जो ऑफिस के सीनियर, ऑफिस के बड़े बाबू मतलब ऑफिस के उनके ऑफिस के सीनियर जो है वो, उनको जाना चाहिए कि अभी ये मरीज़ सो रहा है, जो कोई भी इंसान है वो आराम कर रहा है, सो रहा है, तो उसे डिस्टर्ब ना करते हुए चले जाना चाहिए। लेकिन ऐसा करने के बजाय ये क्या करते हैं, ये सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। मतलब उनको मालूम तो होना चाहिए कि हम उन्हें हमदर्दी जताने के लिए आए थे, ऐसा मालूम तो होना चाहिए। तो ये क्या करते हैं कि अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू कर दिया। इस सीनियर ने हिलाना शुरू कर दिया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को ज़ोर से दबाया। देखिए ये आगे क्या करते हैं, इनके ऑफिस के जो सीनियर होते हैं ये इनको जगाने के लिए, ताकि उनको पता चले कि वो उनसे मिलने आए थे, वो लेखक को मिलने आए थे, ये उनको पता चले। इसके लिए क्या करते हैं, उनको जगाने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे से उनको हिलाते हैं। लेकिन फिर भी जब ये आंखें नहीं खोलते, क्योंकि उन्होंने तो निश्चित किया था कि आज कोई भी आने दो, मैं अपनी आंखें नहीं खोलूँगा। जब ये आंखें नहीं खोलते हैं तो इन्होंने क्या किया, उनकी टांग के टूटे हुए हिस्से को ज़ोर से दबाया ताकि उनको दर्द हो और ये जग जाए। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब कैसा दर्द है। तो ये जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि ये जग जाए। और ऐसा होने के बाद ये क्या क्या करते हैं, जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है, जहाँ पर पैर टूटा है, वहाँ पर ऐसे हाथ रखते हुए उसे दबा देते हैं। दबा देने के बाद तो दर्द होगा, तो ये मरीज़ उठ जाएगा। तो जब ये चीखते हैं, चीखने के बाद आंखें खोली तो वो मुस्कुराते हुए वे बोले, क्या बोलते, देखिए इनके ऑफिस के सीनियर, कहिए अब दर्द कैसा है, अब कैसा लग रहा है तुम्हें, मतलब ठीक तो हो तुम, ऐसे ख्याली उनके पूछते हैं। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। तो इस तरह सीनियर, ऑफिस के सीनियर कैसे मिलने को आते हैं और उन्हें कैसे जगाते हैं देखा हमने। अभी देखिए मोहल्ले वाले मिलने को आए हैं। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं, जब उनको टाइम मिलता है। फुर्सत से आना मतलब जब टाइम मिले तब आना, फुर्सत। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। अभी अस्पताल में जा रहे हैं तो कहीं पार्टी पर मतलब कुछ बाहर घूमने तो नहीं जा रहे कि सभी को ले जाया जाए। लेकिन ये सोनाबाई देखिए अपने 4 बच्चों के साथ वहाँ पर आई थी। अभी अस्पताल में तो बच्चों को ले जाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये अपने चारों बच्चों को अपने साथ लेकर अस्पताल में गई इन्हें देखने के लिए। तो इन्हें लगा कि आज फिर से कोई दुर्घटना होगी, क्योंकि इतने सारे लोग जो आए थे। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। ये जो सोनाबाई होती है ये अपने बच्चों को दिखाती है कि ये देखो चाचा जी,
जिनके पैर टूट गए हैं, जिनको फ्रैक्चर हुआ है, उनका अंदाज़ कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। ये क्या कहते देखिए, ये सोनाबाई जो है वो अपने बच्चों को मुझे इस तरह दिखा रही थी ताकि ये किसी चिड़ियाघर में किसी बंदर को दिखा रही हो, बच्चों देखो ये बंदर कैसा है। हम जब चिड़ियाघर में जाते हैं तो दिखाते हैं ना बच्चों को, छोटे बच्चों को, ये देखो वो देखो, ऐसे दिखाते हैं ना। मानो उनका अंदाज़ वैसा ही लग रहा था कि ये कह रही है कि ये देखो चाचा जी, मतलब जैसे चिड़ियाघर में बच्चों को दिखाया जाता है और कहा जाता है कि ये देखो बंदर, ऐसा उनका अंदाज़ लग रहा था। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से मिलने आते हैं तो देखिए अभी आगे बच्चे खेलने लगे। ये जो सोनाबाई के 4 बच्चे वो अपने साथ लाई थी, ये खेलने लगे उस प्राइवेट रूम में। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज़ पर चढ़ा। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। दवा की शीशी मतलब दवा की उनकी जो बॉटल है वो लेकर ये उनकी सोनाबाई की लड़की डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाए। इतने में मुझे रप रप की आवाज़ आई जिसने मेरा ध्यान बटाया, मतलब मेरा ध्यान उस तरफ गया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही है। फिर तो कितना दर्द होगा सोचिए, टांग लटक रही है, उस पर रेत की बैग लगी हुई है, थैली लगी हुई है, और ये सोनाबाई का लड़का क्या कर रहा है, उस रेत की थैली पर बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा है, जिसकी आवाज़ आ रही थी। मैं इसके पहले ही उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। इस सोनाबाई की लड़की ने हाथ में अपनी दवा की शीशी ली हुई थी, ये खेल रही थी उससे। जब लेखक उससे कुछ कहते कि रख दो, वो नहीं लेना चाहिए, ऐसा कुछ कहते, उससे पहले ही इस लड़की ने क्या किया, अपने हाथ से ये बोतल गिरा दी। ये जो शीशी थी, मतलब दवा की शीशी थी, बोतल थी, ये पटक दी मतलब गिरा दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, मतलब ये डांटते हुए नज़रों से देखती है उसको, उस लड़की को, फिर हंसते हुए बोली, फिर मेरी तरफ देखकर हंसते हुए क्या कहती देखिए, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। मतलब ये कहती है कि अब आपकी दवा गिर गई, मतलब अभी आपको कुछ नहीं होगा, दवा गिरना अच्छी बात है, शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। ये क्या कहती है सोनाबाई देखिए, दवा गई मतलब बीमारी गई, अब तुम्हारी बीमारी भी चली जाएगी। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई। 2 घंटे तक ये यहाँ पर ठहरी रही। इतना टाइम अस्पताल में बिताना अच्छी बात नहीं होती है, वो भी बच्चों के साथ। मरीज़ के लिए तो ये अच्छी बात नहीं होती है, उन्हें बड़ी परेशानी तकलीफ़ उठानी पड़ती है। यह कहकर कि फिर आऊँगी, ऐसा कहते हुए ये सोनाबाई चली जाती है। मैं भीतर तक काँप गया। ये विचार करने के बाद ही, ये ख्याल मन में आने के बाद ही मेरे शरीर पर शहार मतलब काँप गया, मैं काँप गया। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करते हैं कि इससे परेशानी होती है। विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। दूसरे गांव से जो रिश्तेदार मिलने आते हैं, इनसे बहुत परेशानी होती है। ऐसे में एक दिन क्या हुआ था, ये आगे बता रहे देखिए। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। देखिए, इनसे एक दिन एक आदमी मिलने को आता है और मिलने पर आने के बाद ये डायरेक्टली उनके छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा। औंधा मतलब उल्टा पड़कर रोने लगा, छाती पर ऐसे सिर रखकर रोने लगा और कहने लगा कि ये तुम्हें क्या हो गया है, कार वालों का सत्यानाश हो, क्योंकि कार का इनकी साइकिल का एक्सीडेंट हुआ होता है। तो इंसान कहता है कि कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। ये लेखक दिल में कहते हैं कि इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है, दर्द तो मुझे हो रहा है ना। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा मतलब वहीं सिर रखकर मुंह ऐसे छुपा कर रोता रहा उनकी छाती पर। फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। अच्छा भाई, माफ़ करना कहकर वो चला गया।
देखिए ये जो इंसान इनको मिलने के लिए आता है, ये बिना देखे ही कमरे में घुस जाता है और सीधा इनके छाती पर से सिर रखकर रोने लगता है। रोने लगता है और ये कहता है कि ये तुम्हें क्या हो गया? तुम कार वालों का सत्यानाश हो वगैरह ऐसे सब कुछ बोलता है। और जब रोने के बाद ये उठता है, अपना सिर उठाता है और उठकर देखने के बाद ये इनसे आँख जब मिलाता है, लेखक से आँख मिलाई उसने, तो एकदम से ये चुप हो गया, क्योंकि उसको पता चला कि जिनसे इनको मिलना है, उसको मिलना है, ये तो वो इंसान ही नहीं है, ये कोई तो अलग ही इंसान है। फिर ये धीरे से हंसते हुए बोला कि उनके पास जाकर ये कहता है कि माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था, मुझे किसी और से मिलना था, लेकिन मैं गलत कमरे में आ गया था, क्या करूँ? आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं है कि गुप्ता जी का कमरा कहाँ पर है। इनको गुप्ता जी के कमरे में जाना था। देखिए ये कह रहे कि गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। तो ये कहते हैं कि अच्छा भाई माफ़ करना कहकर ये इंसान वहाँ से चला जाता है। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो बेवजह मरीज़ को परेशान करने के लिए आते हैं। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। यही सब बातें ये पड़ोस के रूम में जाकर कहने लगा। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। तो ये क्या कह रहे हैं देखिए, इस आदमी से ज़्यादा गुस्सा उनको किस पर आया था? उनकी पत्नी पर आया था, क्योंकि उनकी पत्नी ने क्या किया था कि ये इतने करीबी रिश्तेदार या कोई मित्र समझकर उन्होंने क्या किया था, ये इतने जो रो रहे थे, तो उनकी पत्नी ने क्या किया था, इनकी टैक्सी के पैसे दे दिए थे। तो इन पर ये गुस्सा करते हैं लेखक। देखिए इनको बहुत गुस्सा आया था अपनी पत्नी पर। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग ज़रूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है, श्री लपकानंद। देखिए इनकी भी बड़ी मज़ेदार सी कहानी ये सुनाते हैं आगे। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मतलब ये जो कविताएं करते हैं ये किसी को पसंद नहीं आती है, लेकिन फिर भी ये कविता हमेशा सुनाते ही रहते। बेतुकी कविता मतलब जो अच्छी नहीं होती है, उतनी खास नहीं होती है, ऐसी कविता ये करते हैं श्री लपकानंद, और पूरे शहर को परेशान कर देते हैं। मतलब हमेशा लोगों को ये कविताएँ उनकी सुनाते रहते हैं जो अच्छी नहीं होती है। तो लेखक क्या कह रहे हैं आगे देखिए, मैं अक्सर उन्हें दूर से ही भाग खड़ा होता हूँ, दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ, मतलब दूर ही उनसे रहता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब भी ये मिलेंगे तो ये जानबूझकर मुझे कविता तो सुनाएंगे ही। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। देखिए अभी आगे क्या होता है, ये आने के बाद क्या होता है देखिए। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। ये कहते हैं कि मैं पिछले 4-5 दिन से व्यस्त था, इसलिए तुमसे मिलने नहीं आया, मैं कवि सम्मेलन में जो था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। देखिए घूम फिर कर वहीं कविता पर आ गए, कविता सुनने के बात पर ही आ गए। यह क्या कहते हैं कि मैं 4-5 दिन कवि सम्मेलन में था और मुझे तुम्हारा ख्याल आया, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा, और मुझे रात भर नींद तक नहीं आई, और नींद ना आने के कारण मैंने क्या किया, कविता बनाई, तो सुनवाता हूँ तुमको। यह कहकर झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। ये कविता सुनाने लगते हैं जो जो किसी को भी सुननी नहीं होती है। देखिए इनकी कविता क्या है श्री लपकानंद जी की। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। देखिए ये कैसी कविता इन्होंने बनाई है। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनाकर वो मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आँख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही। ये पूछ रहे थे एक आँख से कि बताओ कैसी रही कविता मेरी, और दूसरी आँख से ये कह रहे थे, और दूसरी आँख से पूछ रही हो, जैसे पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। ये क्या देखिए लेखक ने कितनी अच्छी तरीके से हास्य रूप यहाँ पर वर्णित किया है। ये कविता ये सुनाते हैं और सुनाने के बाद ऐसे आँख करते हुए देखते हैं जैसे एक आँख उनकी कह रही हो कैसी रही कविता, अच्छी तो रही, और दूसरी आँख कह रही हो कि अभी भागोगे मुझसे, तुम हमेशा मुझे देखकर दूर खड़े रहते हो ना, क्या अभी भागोगे मुझसे, ऐसा कह रही हो। उनकी आँखें ऐसी नज़र से ये देखते हैं। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया मतलब उनको जाने के लिए कहा। कविताएं सुनाने का इन्होंने वादा किया और बड़ी मुश्किल से इन्हें विदा किया। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर,
अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित ना हो। लेखक देखिए अभी आगे क्या कह रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर आपको मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है तो ज़रूर तोड़ना, लेकिन ऐसी जगह पर तोड़ना जहाँ पर कोई भी मेरा परिचित नहीं है। अगर परिचित लोगों को पता चल गया कि मेरी टांगें टूटी है तो सारे लोग मुझसे मिलने के लिए आएंगे। सभी जान पहचान वाले, रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग, मित्र, सभी आप्तजन मुझसे मिलने के लिए आएंगे। तो ऐसे ये प्रार्थना करें कि ऐसी जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। ये कह रहे हैं कि हमदर्दी जताने वाले जो लोग आते हैं ये बड़े बेदर्द होते हैं। ये अपनी हमदर्दी बताने के लिए नहीं आते, ये तो हंसी देखने के लिए आते, मतलब देखने के लिए आते कि इनको कैसे दर्द हो रहा है। तो इस तरह से ये जो पाठ है यहाँ पर ख़त्म होता है। ये पाठ हमने पढ़ा हंसी घर के आईने से, इस बुक से। इनकी ये जो किताब है हंसी घर के आईने। आपको अगर इस पाठ के कुछ शब्द देखते हैं, शब्दार्थ देखते हैं। फ़िक्र मतलब चिंता करना, हमदर्दी सहानुभूति जताना, एहसान कृतज्ञता व्यक्त करना, औंधा औंधा पड़ना, उल्टा पड़ना, टांग अड़ाना बाधा डालना, कांप उठना भयभीत होना। तो इस तरह से ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़ एंड गुड बाय।